हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हर्षी क्लासेस पढ़ना ज़रूरी है में आप सभी का स्वागत है। ये हिंदी की क्लास है और आज का टॉपिक है वर्ण विचार। तो आइए हम जानते हैं कि वर्ण विचार वर्ण क्या है। वर्ण बोलने के लिए जब हम किस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, मतलब हमारे मुंह से जब ध्वनि निकलती है तो उन्हें बोलने के लिए कुछ चिन्हों की हमें आवश्यकता होती है। जो चिन्ह पुराने समय में सब इंसानों ने जो चिन्ह बना दिए, जैसे माँ बोलने के लिए उन्होंने माँ शब्द का प्रयोग किया, ऐसे ही उन्होंने ध्वनि को जब बोलने के लिए कुछ चिन्हों को बना दिया, यानी कि शब्दों को इंडिकेट करने के लिए हमें जब कोई एक चिन्ह मिल गया, उसी को हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि ये हम देख सकते हैं परिभाषा, मुख से बोली जाने वाली ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। विचारों को प्रकट करने का साधन क्या होता है? भाषा। और जब भाषा का मूल आधार क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि को जब हम बोलते हैं, लिखित रूप में लिखते हैं, तो उसको हमें लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वर्ण की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी बात को लिख कर दूसरों को समझा सकें। तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण, जिसे क्या कहा जाता है? और इसका दूसरा अन्य नाम क्या है? अक्षर। हम वर्ण को क्या कह सकते हैं? और अक्षर भी कहते हैं। तो वर्णमाला क्या चीज़ होती है? वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हम किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिसमें वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं, जिसमें वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33, जिसमें हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 11 स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। और व्यंजन होते हैं हमारे 33। और स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। स्वर भी हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें हमें बोलने में अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है, वो हमारे प्लुप्त स्वर होते हैं, जिनका प्रयोग जैसे राम और ओम, जिन्हें हमें बोलने में 3 गुना समय अधिक लगता है, वो हमारे प्लुप्त स्वर होते हैं। जैसे स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ करने पर उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों का प्रयोग करेंगे हम, तो जब व्यंजनों के साथ होगा तो उसका स्वरूप बदल जाता है। और स्वरों का प्रयोग कैसे होता है? चिन्हों के रूप में किया जाता है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, तो उनका प्रयोग करने के लिए व्यंजनों का प्रयोग जब हम करते हैं तो स्वरों की सहायता से हमें स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभी व्यंजन के साथ में अ की मात्रा जुड़ी होती है। अयोगवा कौन से होते हैं? हमारे अंग, अह। अयोगवा कौन से होते हैं? हमारे अंग और अह। इसका स्थान कौन सा है? अयोगवाह का स्थान है हमारा ये यहाँ पर। जब हम अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ आता, उसके बाद हमारा अंग और अहा आता। इन्हें क्या बोलते हैं? हम अयोगवा बोलते हैं। अयोगवा में ये जो छोटा अंग से अंगूर होता है, इसमें जब हम इसे बोलते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण करते समय केवल नाक से ध्वनि निकलती है। केवल नाक से क्या निकलती है? हवा निकलती है। नाक से हवा निकलती है, जिसका उच्चारण जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में इसे किस रूप में लिखते हैं? एक लाइन लगाकर ऊपर बिंदी। हम किस रूप में लिखते हैं इसे? एक डंडा खींच कर ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसे हम इस रूप में लिखते हैं।
और जब बड़ी अंक खाली, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान जब हम इसे बोलते हैं तो नाक, हवा कहाँ से निकलती, नाक और मुंह से निकलती है। इसमें कहाँ से हवा निकलती थी, केवल नाक से हवा निकलती थी। और अनुस्वार में केवल कहाँ से हवा निकलती है, नाक से। और अनुनासिक में हवा कहाँ से निकलती है, नाक और मुंह से निकलती है। और इसे किस रूप में लिखा जाता है, चंद्र बिंदु के रूप में इसे लिखा जाता है। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या चीज़ होती है, व्यंजन इसका उच्चारण कहाँ से कैसे होता है, स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण कहाँ कैसे होता है, स्वरों की सहायता से होता है। इसकी संख्या कितनी है, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग स्पर्श होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन करते हैं। मतलब जब हम मुंह से इन व्यंजनों को बोलते हैं तो उसमें मुंह में कहीं ना कहीं 2 अंग आपस में टकराते हैं, जिससे कि स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं। इनकी संख्या होती है 5। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, भ, ब, म। प, फ, भ, व, म। ये आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन में। अंतःस्थ व्यंजन उच्चारण करते समय जीभ किसी भी भाग से नहीं लगती। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में जीभ किसी भी भाग से नहीं लगती है, इसलिए इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच में होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, य, र, ल, व। अब है ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के समय सांस मुख से रगड़कर निकलती है। ये गर्मी तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो सांस जब मुंह में घर्षण होता है तो उससे ऊष्मा पैदा होती है। इस ऊष्मा की वजह से ही इन्हें ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, जिसकी संख्या 4 है, श, स, स, ह। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त एक या अधिक व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, एक या अधिक व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, जिनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ बनता है क प्लस श से, तो जैसे कक्ष। और त्र बनता है त प्लस र से, त्र जैसे त्रिलोक, त्रिशूल। ज्ञ बनता है ज और इया से, तो बनेगा ज्ञा, जैसे ज्ञान, विज्ञान। और श्र बनता है श प्लस र से, तो ये हो गया श्र, जैसे कि श्रमिक, श्रम। द्वित व्यंजन देखिए, द्वित व्यंजन जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो द्वित व्यंजन होते हैं। जैसे पक्का, अब ये देखिए क और का, ये समान व्यंजन आपस में मिल गए तो ये द्वित व्यंजन बन गए। जैसे बिल्ली, ल और ला, ये समान व्यंजन हैं। जैसे रस्सी, स और स। पत्ता, प और त और ता। अस्त, न्याय, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, द्वित व्यंजन बन जाता है। संयुक्त अक्षर और या व्यंजन गुच्छ। संयुक्त अक्षर, इसे व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। जैसे स्वर रहित व्यंजन, किसी स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त हो तो संयुक्ताक्षर होता है। स्वर रहित व्यंजन जैसे आधा, जैसे ग लिखा हमने, उसमें हमने हलंत लगा दिया तो वो आपका स्वर रहित हो गया। व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, और जैसे य लिख दिया तो वो हो गया जो जिसमें हम हलंत नहीं लगाते, जो पूरा होता है, उसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे अब अंतर, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर देखिए। 2 व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है।
तथा दोनों व्यंजन मिलके नया रूप ले लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तथा दोनों व्यंजन मिलके नया रूप ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये है आपका व्यंजन, इसने दो, ये क्या है? दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है। अब ये दो व्यंजनों के मेल जब हुआ है तो आपका ये नया व्यंजन तैयार हुआ है। दो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है। जैसे जब ये दो व्यंजन मिले हैं तो ये नया व्यंजन मिलके तैयार हुआ है। अब संयुक्ताक्षर क्या होता है? जैसे दो व्यंजनों के मेल होता है परंतु व्यंजनों का रूप नहीं बदलता। संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ क्या होता है? जब दो व्यंजनों का मेल होता है परंतु व्यंजनों का रूप नहीं बदलता है। जैसे ग, ग प्लस य। अब ये हमारा ज्ञ हो गया क्योंकि हलंत लगने से ये हमारा ग आधा है और ये